नमस्कार मित्रों। हेलो हल्द्वानी के सामुदायिक रेडियो केंद्र पर आप सभी का स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं शशांक शुक्ला, हिंदी विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं हिंदी के प्रमुख आलोचक डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, कल रमेश कुंतल मेघ जी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और उनका निधन हिंदी आलोचना, हिंदी साहित्य के लिए कितनी बड़ी क्षति है, ये हम समझ सकते हैं। जो उनके पाठक रहे हैं, जो हिंदी साहित्य से परिचित हैं, जो हिंदी आलोचना से जुड़े हैं, या जो साहित्य से जुड़े हैं, या जो सौंदर्य शास्त्र से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, वो मेघ जी को भली भांति जानते हैं। लेकिन मेघ जी को जानना या मेघ जी पर कुछ बातें करना इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो लंबे समय से गुमनामी में ढकेल दिए गए थे, कुछ सायास, कुछ अनायास। तो क्या वजह थी और मेघ जी की पूरी यात्रा क्या थी, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मेघ जी का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था और शुरू से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आचार्य परंपरा से जुड़े हुए थे। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में उन्होंने मिथक और स्वप्न कामायनी की मन सौंदर्य सामाजिक भूमिका पर शोध कार्य किया था और ये शोध कार्य बाद में काफी चर्चित हुआ। मिथक फिर उनके जीवन कर्म का या उनकी आलोचना का एक प्रमुख हेतु बनता चला गया। इसके अतिरिक्त भी उनका जो आलोचना कर्म है, एक सरसरी तौर पर या एक परिचयात्मक रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ जो उनकी बड़ी चर्चित पुस्तकें जो हिंदी साहित्य या हिंदी आलोचना में एक क्लासिक का रूप ले चुकी हैं, जैसे कुछ नाम हैं। साक्षी है सौंदर्य प्राश्निक, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, तुलसी आधुनिक वातायन से, वाग्मी ही लौ, आधुनिकता बोध और आधुनिकीकरण, विश्व मिथक सरित सागर, जिसपे उनको 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध, जिसका शॉर्ट फॉर्म या छोटा रूप आप रस दर्शन और सौंदर्य बोध के तहत आप समझते हैं, क्योंकि समय एक शब्द है, कला शास्त्र और मध्ययुगीन भाषा की क्रांतियां, सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन, मन खंजन किनके, कमायनी पर नई किताब, मानव देह पर पुस्तकें और ढेर सारा और आलोचनात्मक कर्म। ये मेघ जी की कुछ बड़ी चर्चित पुस्तकें रही हैं जिसमें वो बार बार सौंदर्य, कला और दूसरे प्रश्नों से लगातार टकराते रहे हैं। उन पर कुछ बात करें उससे पहले उनकी उस परंपरा को समझें, जानें जो मेघ जी का निर्माण करती हैं। मेघ जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की उस विद्वत परंपरा की कड़ी थे जो साहित्य आलोचना को साहित्येतर विषयों के सापेक्ष या उनके द्वंद्व से विकसित करना सिखा रही थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की शिष्य परंपरा इतनी बड़ी थी कि उस शिष्य परंपरा में कबीर भी आते हैं, तुलसी भी आते हैं, सौंदर्य बोध भी आता है, भाषा विज्ञान भी आता है। यानी एक वट वृक्ष के नीचे जो उनके बीज बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ चला, तो वहाँ अपभ्रंश भी है, ब्रज भाषा भी है, अवहट्ट भी है। एक बड़े आचार्य की शिष्य परंपरा में मेघ जी आते हैं। मेघ जी के आने का और उस परंपरा से जोड़ने का एक कारण और भी ये है कि द्विवेदी जी बराबर इस बात पर बल देते रहे कि साहित्य की समझ के लिए साहित्येतर बिंदुओं की पड़ताल, खुद द्विवेदी जी ने ढेर सारे ग्रंथ पशु पक्षियों पर, मानवेतर दृष्टियों पर, पेड़ पौधों पर, आयुर्वेद पर, ज्योतिष पर, यानी जो साहित्य से इतर की चीजें हैं लेकिन वो साहित्य को भी कहीं न कहीं पुष्ट करती हैं। द्विवेदी जी की उस परंपरा को ही मेघ जी ने अपने ढंग से ग्रहण किया और उस परंपरा को बड़ा करने में, बड़े ढंग से विस्तार करने में मेघ जी की अपनी भूमिका थी। यानी साहित्य को साहित्येतर अनुशासनों के साथ रखकर देखने की जो परंपरा द्विवेदी जी के यहाँ मिलती है, मेघ जी उसका विस्तार करते हैं और केवल विस्तार ही नहीं करते बल्कि उसे वैज्ञानिक ढंग से पुष्ट करते हैं, जिसके कारण मेघ जी हिंदी आलोचना के शीर्षस्थ आलोचक के रूप में एक बनते हैं।
मित्रों, उनकी जो साहित्य की जो अपनी परंपरा थी, उनकी जो खुद की यात्रा थी एक अध्यापक के रूप में, वो ढेर सारे जगहों पर विचरण करती रही। जैसे काशी से गए तो आरा गए, वहाँ से कानपुर, लखनऊ, जालंधर, अमृतसर, ढेर सारी जगह पे रहे मेघ जी। लेकिन पंजाब ने जो उनको, ये चंडीगढ़ ने जो उनको इतना सम्मान दिया, वो दूसरी जगह पे शायद नहीं मिल पाया। इसी कारण से उनका अंतिम जो समय रहा वो चंडीगढ़, पंचकुला के आसपास व्यतीत हुआ। समस्या ये भी थी कि जो बनारस की पूरी परंपरा रही है, द्विवेदी जी की जो परंपरा रही है, उसमें मेघ जी फिट कैसे नहीं हो पाए। एक बड़ा प्रश्न हिंदी आलोचना या हमारे जैसे उनके जो पाठक के रूप में शिष्य रहे हैं, पाठकीय शिष्य रहे हैं, उनके सामने हमेशा ये प्रश्न उपस्थित रहा है। बनारस की परंपरा इतनी बड़ी रही है, इतने घात प्रतिघात रहे हैं, वाद विवाद रहा है कि उसमें कई बार वो चीज़ों को रोकती है और कई बार उस चीज़ों को बड़ा विस्तार देती है। मेघ जी के साथ ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि मेघ जी जिस साहित्य को जिन वितानों पर खड़ा करना चाह रहे थे, उसके लिए शायद काशी की जमीन मुफीद नहीं थी। उनके ही गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी की मेघ जी पर उक्ति कि मेघ को समझने के लिए एक भाष्य लिखना पड़ेगा या मेघ की किताबों का हिंदी अनुवाद कराना चाहिए। तो ये कुछ पंक्तियां इतनी दुष्प्रचारित हुई हिंदी में कि मेघ जी को इन्हीं पंक्तियों के नाम पर धीरे धीरे हाशिए पर ढकेलने की एक सुनियोजित साजिश होती रही, और जिसका खामियाजा ये रहा कि हिंदी का जो सामान्य पाठक था, हिंदी का जो विद्यार्थी था, वो मेघ जी से धीरे धीरे अपरिचय प्राप्त करता चला गया। मेघ जी खुद मिथकों की ओर चले गए, सौंदर्य शास्त्र की ओर चले गए। साहित्य के या आलोचना के वर्तमान जगत की उठापटकों से दूर एक साधक के रूप में अपने कामों को करते हुए वो इन वर्तमान की विसंगतियों, विडंबनाओं से कहीं दूर जाते गए और धीरे धीरे वो हिंदी आलोचना में उपेक्षा का शिकार होते गए। लेकिन ये उनकी इस उपेक्षा के पीछे एक षड्यंत्र भी था, एक साजिश भी थी, खासतौर से उन आलोचकों द्वारा जो साहित्य को या आलोचना को केवल वर्तमान तक केंद्रित करके रखते हैं या देखते हैं, या वर्तमान जगत की हलचलों को ही वे साहित्य की या आलोचना की पूरी परंपरा को समेटना चाहते हैं। वो उन्होंने एक तरह से मेघ जी के विद्वत्ता को सम्मान नहीं दिया, और एक तरह से मेघ जी धीरे धीरे हाशिए के शिकार होते गए। लेकिन इस हाशिए के पीछे भी मेघ जी का काम अपने ढंग से बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने हिंदी आलोचना की जो परंपरा विकसित की, वो अपने ढंग से नहीं थी। वो परंपरा क्या थी? मेघ जी ही हिंदी के एकमात्र ऐसे आलोचक थे जिन्होंने साहित्य को कामशास्त्र, विज्ञान, वास्तुशास्त्र, चित्रकला, कला, दर्शन, मनोविज्ञान, यानी एक ऐसा आलोचक जो साहित्य को देखने की इतनी वैरायटी, इतने सेट्स, इतने कोण हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है कि सहसा जो हिंदी का परंपरागत पाठक है वो अचंभित होता है। कई बार उसके सामने उलझन भी होती है कि इसको कैसे समेटें। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि रस दर्शन और सौंदर्य शास्त्र या सौंदर्य बोध जो उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने मध्यकालीन सौंदर्य बोध को समझाने के लिए पूरी मध्यकाल के वास्तुशास्त्र, कला, चित्रकला, धर्म, दर्शन के सापेक्ष भारतीय काव्यशास्त्र और पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र दोनों को एक साथ ही देखने की कोशिश की। ये पद्धति जो थी वो हिंदी आलोचना में एक नई तरह की पद्धति थी, और इसी कारण से मेघ जी की जो आलोचना थी धीरे धीरे उन पाठकों के लिए दुर्गम होती गई जो एक लकीर के फकीर या सीधे ढंग से देखने के अभ्यासी हो चले थे। इसी प्रकार से तुलसी आधुनिक वातायन से तुलसी पर देखने की एक अद्भुत कृति है। वो कृति ऐसी है कि जब हम तुलसी को देखते हैं तो केवल तुलसी की कविताओं की व्याख्या करते हैं, सीधे सीधे भक्ति आंदोलन का सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य देखते हैं। लेकिन कलाओं के सापेक्ष देखने से, काम शास्त्र के सापेक्ष देखने से, सौंदर्य बोध के सापेक्ष देखने से तुलसी की कविता कहाँ ठहरती है, तुलसी की कविता का कहाँ सौंदर्य घटित होता है, ये एक नई तरह की दृष्टि मेघ जी उत्पन्न करते हैं। ऐसे उनकी ढेर सारी किताबें हैं। साक्षी है सौंदर्य प्राशनिक, अथातु सौंदर्य जिज्ञासा सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ पैमाने पर देखने की अपने ढंग की पहल करती है या दृष्टि देती है। हम लोग प्रायः सौंदर्य को आत्मनिष्ठ ढंग से देखने की वकालत करते हैं या उसकी पहल करते हैं या आत्मनिष्ठ ढंग से देखने की कोशिश करते हैं।
मेघ जी ने कहा कि नहीं, सौंदर्य तो वस्तुनिष्ठ है, और जब वस्तुनिष्ठ है यानी एक ऐसा बिंदु है जहां पर हमारे अंदर सौंदर्य की प्रक्रिया घटित होती है और वो प्रक्रिया सबके अंदर समान ढंग से घटित होती है। सौंदर्य यानी वस्तुनिष्ठ है, और ये जो सौंदर्य को, कला को वस्तुनिष्ठ ढंग से देखने की दृष्टि है, इस ढंग से मेघ जी हिंदी के अकेले शीर्षस्थ आलोचक हैं, अकेले बड़े आलोचक हैं। उनका काम मिथकों पर शुरू हुआ। मिथक और स्वप्न उनकी बड़ी चर्चित कृति है, क्योंकि उनका शोध, मैंने बताया कि कामायनी की वनस सौंदर्य सामाजिक भूमिका पर केंद्रित था, जो बाद में पुस्तक रूप में छपा, चर्चित हुआ। मिथक पर वे लगातार काम करते रहे, लंबे समय तक करते रहे, और विश्व मिथक सरित सागर जो उनकी किताब आती है, 1000 पृष्ठों के लगभग, बड़ी किताब है, और जैसे लगता है कि मेघ जी की पूरी जीवन की तपस्या उसमें समाहित हो गई हो। और ये हिंदी में अकेला ऐसा काम है जो पूरे विश्व के मिथकों पर इतने विस्तार से, इतनी गहनता से, इतनी गूढ़ता से विचार करती है। ये पुस्तक अपनी अध्ययन, शोध, अनुसंधान, अन्वेषण पद्धति, मूल्यांकन पद्धति, सब दृष्टियों से हिंदी की बड़ी ही अनूठी कृति है, हिंदी साहित्य की एक धरोहर है। प्रश्न ये था कि मेघ जी जब इस पूरी साहित्यिक परंपरा को समेट रहे थे, पूरी साहित्यिक परंपरा को अपने ढंग से उसका मूल्यांकन कर रहे थे, तो हिंदी का जो सामान्य पाठक था या हिंदी के जो वर्तमान केंद्रित आलोचक थे, वो मेघ जी को कैसे देख रहे थे? वो मेघ जी को नितांत खिल्लीपूर्ण ढंग से देख रहे थे। एक पुस्तक है रंजिश ही सही, जिसमें मेघ जी को खिल्लीपूर्ण ढंग से, उपहास्य के ढंग से याद किया गया है कि मेघ जी कितना कठिन लिखते हैं। मित्रों, मेघ जी केवल कठिन नहीं लिखते हैं, मेघ जी साहित्य को देखने की अन्य दृष्टियां भी विकसित करते हैं। ये दृष्टि शायद हिंदी के पाठक या आलोचकों के पास नहीं थी, इसीलिए मेघ जी को देखने की उन्होंने वही दृष्टि, वही पद्धति अपनानी चाहिए जो परंपरागत रूप से चलती आई है। मेघ जी की संप्रेषणीयता शायद यहीं पर बाधा पहुंचाती है लोगों के मन में। मेघ जी हिंदी आलोचना की एक अनूठी उपलब्धि थे, लेकिन उपेक्षा के गर्त में हिंदी आलोचकों ने उन्हें ऐसा ढकेला, और उसके पीछे भी कारण ये था कि वो मेघ जी की प्रतिभा से इतने विचलित थे, आशंकित थे, कि उन्हें लगता था कि उस प्रतिभा को तो शायद नहीं समझ पाएंगे, उसका मूल्यांकन भी नहीं कर पाएंगे, उसके सामने ठहरना तो दूर की बात। तो उन्होंने उनको पीछे का, पिछड़ा, सौंदर्य शास्त्री कहकर उपेक्षा। और ये दृष्टि कितनी खतरनाक है हिंदी आलोचना में, कि जिससे कि मेघ जी जैसा बड़ा प्रतिभाशाली आलोचक भी गुमनामी के दंश में चला गया। एक सामान्य पाठक, हिंदी का BA करने वाला विद्यार्थी, उनकी पुस्तकें पढ़ता है तो चकित होता है, कहता है कि अरे, आलोचना की एक शैली ये भी रही। लेकिन बावजूद मेघ जी का जो योगदान है हिंदी आलोचना में, मेघ जी का जो अपना पूरा समर्पण है, वो ये सिखाता है कि आप किसी बड़ी थीम पर, बड़ी चीज़ों पर काम करेंगे तो एक साधना की जरूरत होती है, एक तपस्या की जरूरत होती है। मेघ जी हिंदी आलोचना में, हिंदी साहित्य में शायद उसी तपस्वी की तरह थे जिन्होंने अपने कर्म को एक निष्ठा, साधना की तरह लिया, जिया। मेघ जी का व्यक्तित्व भी वैसे ही निष्कलुष था, क्योंकि वो सामान्य जगत की उठापटक से दूर थे, और इसीलिए मेघ जी में वर्तमान में अपने को प्रतिष्ठित करने का भाव भी नहीं था। एक आलोचक के रूप में, एक शोधकर्ता के रूप में, वो काशी की विद्वत परंपरा की कड़ी में, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की शिष्य परंपरा की कड़ी में, या हिंदी आलोचना की उस विशाल परंपरा में मेघ जी का अपना योगदान हमेशा स्थायी रूप में अंकित रहेगा। मैं हिंदी विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से मेघ जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि उनकी इस विद्वत परंपरा को हिंदी समाज, हिंदी जाति, हिंदी आलोचना आगे बढ़ाएगी, उसे समझेगी, उस विरासत को समझेगी। आप सभी ने इस कार्यक्रम को सुना, आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।